नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। एक्चुअली हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन उसके पहले सोचे थोड़ा सा बेस बना लिया जाए 1857 की क्रांति के बारे में जानकर। तो आज का हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री में सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए। 500 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इनफ है किसी भी एग्जाम में आने के लिए। सारे टॉपिक्स जैसे देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सारे ही टॉपिक हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज, 1857 के विद्रोह को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बताना है कि 1857 के जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसको और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई। दूसरा ऑप्शन है सेपॉय म्यूटिनी, मतलब सिपाही विद्रोह। तीसरा ऑप्शन है द ग्रेट रिबेलियन, मतलब महान विद्रोह। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले प्रश्न का। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 40 प्रश्न लिए हैं। आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में आप एक कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। इसके अलावा अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ एडवाइस है या और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं पहले प्रश्न का सही उत्तर। तो जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई, तो ये तो कहा जाता है 1857 के विद्रोह को, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सिपाही विद्रोह, ये भी कहा जाता है 1857 के विद्रोह को। तीसरा है द ग्रेट रिबेलियन, महान विद्रोह, ये भी कहा जाता है 1857 के विद्रोह को। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी जो हैं, महान विद्रोह, सिपाही विद्रोह, आज़ादी की पहली लड़ाई, ये सब कुछ कहा जाता है 1857 के विद्रोह को ही, मतलब उसी के ये अलग अलग नाम है। एक और नाम है जो आप कहीं कहीं पे पढ़ेंगे, द इंडियन रिबेलियन, भारतीय विद्रोह कहा जाता है। ये भी इसी को 1857 के विद्रोह को ही कहा जाता है द इंडियन रिबेलियन। तो आप लोग ये सब नाम याद रखिएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस साल में हुआ था? तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं कि 1857 के विद्रोह को ही कहा जाता है सिपाही विद्रोह। तो ये आपको पता होगा, तो आप इजीली इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वो हो जाएगा 1857 के विद्रोह को ही कहा जाता है सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में ही हुआ था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को आज़ादी की प्रथम लड़ाई किसने कहा? तो हम लोग तो ये जान रहे हैं, पहले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं कि 1857 के विद्रोह को ही कहा गया आज़ादी की प्रथम लड़ाई। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि 1857 के विद्रोह को आज़ादी की प्रथम लड़ाई किसने कहा था। ऑप्शंस में है पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा वीडी सावरकर, तीसरा अशोक मेहता और चौथा दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ये इनका पूरा नाम है, वीडी सावरकर का। इन्होंने ही कहा था 1857 के विद्रोह को आज़ादी की प्रथम लड़ाई। देखते हैं चौथा प्रश्न। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब है। तो आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए अलग अलग एग्जाम्स में ये प्रश्न आए हुए हैं, यूपीपीसीएस 2004 में और एसएससी 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये किताब लिखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, जिनका पूरा नाम मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। विच वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस देखते हैं। हैवी टैक्सेशन ऑन लोकल्स, लोगों पर भारी कर लग जाना, ये तो बिल्कुल एक रीजन था। दूसरा देखते हैं इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, ब्रिटिश सामानों का भारतीय बाजार में आना, यह भी वजह था। होता यह था कि ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति आ चुका था।
मशीनीकरण था, सामान वहाँ पे मशीन से बनते थे तो सस्ते ऑब्वियसली जल्दी बन जाते हैं मशीन से, तो सामान सस्ता होता था। और इंडिया में क्या है, हाथ से बनता था, तो वही सामान इंडिया में महंगा मिलता था, और वही सामान ब्रिटेन से बन के आ जाता था तो वो सस्ता होता था और अच्छा भी होता था। तो लोग अच्छा ही खरीदेंगे, अच्छा भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, तो लोग ब्रिटिश सामानों को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो भारतीय सामान बिकता नहीं था, तो लोगों का रोजगार मर जा रहा था, तो ये भी कहीं ना कहीं वजह था। तीसरा देखते हैं, अवध के ऊपर कब्जा हो जाना, ये भी एक वजह था 1857 के विद्रोह का। लेकिन ये सब वजह था, लेकिन ये इमीडिएट कॉज मतलब तात्कालिक कारण नहीं था जिसके कारण लोगों का गुस्सा बिल्कुल फूट पड़ा कि अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और लोग विद्रोह पे उतर आए। तो वो जो कारण था वो है ऑप्शन डी में है, नए आए कारतूस जिनके ऊपर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। अब सूअर हिंदुओं में हराम है, मुस्लिमों में हराम है सूअर, और गाय जो है वो हिंदुओं में हराम है। हिंदू कभी गाय नहीं खा सकता और मुस्लिम कभी सूअर नहीं खा सकते। तो इससे ब्रिटिश लोग क्या किए, दोनों को नाराज कर दिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों को नाराज कर दिए, और फिर यहाँ पे गुस्सा फूट पड़ा कि अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर यहीं से फूट पड़ा 1857 का विद्रोह। तो तात्कालिक कारण जब पूछा जाए तो वो कारण यही था कि जो कारतूस आए थे, ब्रिटिश लोग नए एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किए थे, लाए थे, और उसमें जो कारतूस लगते थे, आइए मैं आपको पिक में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थे वो इनफील्ड राइफल थे और ये था कारतूस। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ से ये मुंह से निकालना पड़ता था, जो नए कारतूस थे उनके ऊपर जो लगा हुआ था, देखिए यहाँ पे टैलो होता है मतलब बीफ टैलो मतलब गाय का मांस, और लार्ड होता है मतलब पोक लार्ड मतलब सूअर की चर्बी, ये इस पे लगा होता था जिसको मुंह से हटाना होता था। अब ये कैसे मानेंगे, हिंदू गाय को कैसे मुंह में लगाएंगे गाय की चर्बी को, और मुस्लिम सूअर की चर्बी को कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये वजह फूट पड़ा और ये कहीं तात्कालिक कारण ये बन गया। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, ग्रीस लगे कारतूस का मुद्दा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग देखे हैं किससे जुड़ा हुआ है, तो वो रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, ग्रीस लगे कारतूस का मुद्दा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था या थे, मतलब अगर एक ऑप्शन सही है तो था और 2-3 सही है तो थे। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में, पहला यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, बिल्कुल मतलब ग्रीस लगे जो कारतूस थे ये 1857 के विद्रोह का कारण था। आगे देखते हैं ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, ये भी इसका वजह था। यहाँ पे इमीडिएट रीजन तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ रीजन पूछ रहा है। तो सोशल रिफॉर्म्स, अब क्या है, ब्रिटिश लोग कुछ सामाजिक सुधार लेकर आ गए थे, जैसे कि अबोलिशन ऑफ सती। उन लोगों को लगा भाई ये सती प्रथा गलत है, तो उन्होंने सती प्रथा को हटाने के लिए कानून ले आए। लेकिन हिंदू लोग और खफा हो गए कि ये तो हमारे धर्म में भैया हस्तक्षेप है, तो हिंदू लोग गुस्सा हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह था। और भी जैसे कि वो देखे कि विधवा विवाह यहाँ पे नहीं होता है, विडो रीमैरिज, इसके ऊपर भी वो लोग कानून ले आए, तो इससे भी हिंदू लोग खफा हो गए कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह बना। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, लो सैलरीज ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। भाई ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर जाते थे उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं वजह था। तो सातवां का जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है 1857 के विद्रोह का कारण थे। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सहायक संधि को मानने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। अब कई सारे ब्रिटिश लोगों ने वजह दिए थे 1857 का विद्रोह का, उसमें से एक ये भी था सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहायक संधि। अब इसके अंतर्गत क्या होता था, सहायक संधि के अंतर्गत, सहायक संधि ये आया था, पहले आप ये जान लीजिए 1798 में ये सहायक संधि लाया गया था, और किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या होता था कि वो लोग यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो अलग अलग राज्य के राजा लोग थे, उनको ऑफर देते थे कि भाई आप एक काम कीजिए कि आप लोग मतलब आप अपना राजपाट चलाइए, लेकिन आप क्या कीजिए, हमारे साथ सहायक संधि कर लीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको करना क्या होगा कि सारा राजपाट आपका चलेगा, लेकिन यहाँ पे सेनाएं हमारी रहेगी, और सेनाएं तो हमारी रहेगी लेकिन पैसे आपको देने पड़ेंगे, उनका जो खर्च आएगा, सेनाओं का सैलरीज आएगा, जो भी आएगा वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन सेनाएं हमारी रहेगी। और दूसरा
फिर क्या होगा कि और जो यूरोपियन पावर्स हैं अलग अलग, जैसे कि आप जानते हैं उस समय कई यूरोपियन पावर्स यहाँ पे थे, जैसे कि फ्रेंच थे, है ना, उसके अलावा और भी डच लोग थे, तो मतलब और किसी को आपको यहाँ पे पोर्चुगीज़ थे, उन लोगों को यहाँ पे आने नहीं देना है, अपने राजपाट में एंट्री नहीं देना है। बदले में हम क्या करेंगे कि और कोई अगर आपके ऊपर हमला करेगा तो हम आपको बचाएंगे। इस तरीके से मतलब लालच देते थे लोकल राजाओं को और उनसे फाइनली वो संधि कर लेते थे, सहायक संधि। मतलब इससे कहने का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि सहायक संधि करने के बाद जो राजा थे वो बस एक पपेट राजा नाम के राजा रह जाते थे, सारा का सारा पावर ब्रिटिश लोगों के पास चला जाता था। तो अब आपको ये बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सहायक संधि का मानने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। तो वो पहला राज्य था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सबसे पहले सहायक संधि को अपनाए थे। 8वां प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सहायक संधि को मानने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। तो अब पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ब्रिटिश लोगों ने कई सारे रीज़न दिए थे विद्रोह करने के लिए, उसमें से एक था ये सहायक संधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्सिडियरी अलायंस। तो ये लाया किसके द्वारा गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था। तो अब इसके अंतर्गत होता क्या था, पहले आप ये जान लीजिए कि ये आया कब था, 1798 ईस्वी में आया था ये सहायक संधि। इसके अंतर्गत क्या होता था कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो लाया गया था सहायक संधि, इसके अंतर्गत ये होता था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो मतलब राज्य के जो राजा लोग थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, तो उसमें होता क्या था, उन लोगों को लालच दिया जाता था कि आप लोग क्या कीजिए कि राजपाट तो अपना चलाइए, लेकिन कंपनी के कुछ रूल कानून मान लीजिए, जैसे कि मतलब कंपनी के आर्मी को आप रखिए अपने स्टेट में, जिसका खर्च तो आपको ही देना होगा। बस होगा क्या कि बाहरी जो अटैक होते रहते हैं आपके ऊपर, उससे हम आपको बचाएंगे, और बदले में आपको क्या करना पड़ेगा कि और जो यूरोपियन पावर हैं, जैसे कि उस समय पोर्चुगीज़ भी थे, है ना, फ्रेंच थे, तो इन लोगों को आपने अपनी सीमाओं में घुसने नहीं देना है। तो ये कुछ काम थे, मतलब इस तरीके से लालच देकर ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि उन राजाओं को बस एक पपेट राजा बनाकर छोड़ देते थे और सारा जो मेन पावर होता था वो अपने पास रख लेते थे। तो ये जो सहायक संधि है, इसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, आपको ये बताना है। तो वो सबसे पहला राज्य था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मतलब हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सहायक संधि को अपनाने वाले सबसे पहले राज्य बन गए थे। तो आप लोग 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि को लाया किसने था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, और कब लाया था, 1798 ईस्वी में। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले व्यपगत सिद्धांत द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब व्यपगत सिद्धांत क्या था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लाया था, पहले ये जान लीजिए। जिस तरीके से हम लोग देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि सहायक संधि मतलब सब्सिडियरी अलायंस को किसने लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसको किसने लाया था, तो ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, ये व्यपगत जो सिद्धांत है मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब लाया गया था, 1848 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या था, आप ये जान लीजिए कि मतलब अगर कोई राजा को हम मान ले कि वो इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है मतलब वो राज करने के लायक ही नहीं है, वो राजा, वो सही राजा है ही नहीं, उससे राजपाट नहीं संभल रहा है, या तो फिर किसी राजा के पास मेल आयर, आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, नहीं है और उसके पहले वो राजा मर गया, तो वो राजपाट मतलब वो राज्य को हम कब्जा कर लेंगे। तो 2 शर्तें, एक तो राजा इनकॉम्पिटेंट है तो हम लोग टेक ओवर कर लेंगे, या तो फिर राजा मर गया और उसका कोई मेल आयर मतलब कि एक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य फिर हमारे कब्जे में हो जाएगा। तो ये इस तरीके का रूल लाया गया था और ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो अब इसमें पूछा यह जा रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले व्यपगत सिद्धांत द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सतारा। सतारा जो राज्य था उसको सबसे पहले कब्जा किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों द्वारा कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया गया था। कि मतलब यहाँ पे कुशासन बढ़ रहा है, आप लोग शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो ये वजह देकर किसका राजपाट छीन लिया गया था, तो ये छीन लिया गया था अवध का राजपाट कुशासन की वजह से। 11वां प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह की पहली गोली मंगल पांडे ने किस जगह पर चलाई।
तो एक चीज़ तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया कि 1857 के विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी मंगल पांडे ने। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जगह पर चलाई थी, तो वो जगह था बैरकपुर। और बैरकपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में है। और पहली गोली कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 29 मार्च 1857 को। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस दिन चली थी, तो 29 मार्च 1857 को चली थी। और किसने चलाया था, तो मंगल पांडे ने चलाया था। फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे किस सेना में भर्ती थे। सेना का अलग अलग इन्फेंट्री होता है, तो ये थे 34th नेटिव इन्फेंट्री में ये भर्ती थे मंगल पांडे, 34th नेटिव इन्फेंट्री। अब है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि मतलब जिन पे गोली चलाए थे वो सेना के अफसर, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हेनरी वॉ, ये उस अफसर का नाम था। और एक और अफसर था जिसका नाम था ह्यूजसन। इन दोनों पे इन्होंने गोली चलाकर मार दिया था मंगल पांडे ने, और गोली चलाई थी बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में। 12वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सबसे पहले नेता कौन थे, तो सबसे पहले गोली चलाने वाले कौन थे, मंगल पांडे। और गोली चलाने की वजह से ही इनको सज़ा मिली, फांसी की सज़ा। और फांसी की सज़ा जो थी वो तय की गई, कब तय की गई थी, 18 अप्रैल 1857 को ये डेट तय की गई थी इनके फांसी के लिए। लेकिन फिर बाद में अंग्रेज़ों को लगा कि और जो बाकी के सैनिक हैं वो विद्रोह पे उतर आएंगे, तो 10 दिन पहले चुपके से इनको 8 अप्रैल को ही इनको फांसी दे दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मंगल पांडे को फांसी किस दिन दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। 13वां प्रश्न देखते हैं, किस तारीख को 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या देखे हैं कि 29 मार्च को पहली गोली चली थी, मंगल पांडे ने चलाई थी, और वो चलाई थी बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में चलाई थी मंगल पांडे ने, है ना। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। लेकिन ये एक सेपरेट इंसिडेंट था। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने 2 ब्रिटिश अफसरों को गोली मारी, उनको बदले में फांसी हो गई। लेकिन इसके बाद कोई विद्रोह फूट नहीं पड़ा, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक अलग समय में एक इंसिडेंट हुआ, और ये हुआ था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या हुआ, मेरठ एक जगह है, मेरठ, यहाँ पे क्या किया कि 85 सोल्जर्स ने, उन्होंने क्या किया कि इस राइफल को यूज़ करने से बिल्कुल मना कर दिया। और यूज़ करने से जब इसको मना कर दिया, तो इनको क्या हुआ कि 10 साल की इनको कड़ी सज़ा सुनाई गई इन 85 सोल्जर्स को। अब ये लोग कहाँ सज़ा मानने वाले थे, तो ये लोग क्या किए कि फिर कुछ दिनों के बाद ये क्या किए कि जेल को ही तोड़ दिए, और जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको रिहा कर दिए, और कई सारे ब्रिटिशर्स को गोली मार दिए। और फाइनली ये 10 तारीख को, 10 मई को ये लोग दिल्ली के लिए कूच पड़े, मतलब कूच कर गए दिल्ली की ओर कि अब तो पूरा विद्रोह करके ही मानेंगे, ब्रिटिशरों को यहाँ से भगाकर ही मानेंगे। तो जो असली डेट है कि विद्रोह कब फूट पड़ा, तो वो है 10 मई 1857 को। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैनिक विद्रोह निम्न में से किस जगह पर शुरू हुआ था। तो अभी मैंने बताया कि जो मेन विद्रोह है वो शुरू हुआ था मेरठ से। तो 14वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 85 सोल्जर्स यहीं के थे जिन्होंने वो ग्रीज लगे कारतूस जो थे उसको यूज़ करने से मना कर दिया था। 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन वो सज़ा नहीं माने और ब्रिटिश लोगों को गोलियां मार मार के वहाँ से वो निकल पड़े दिल्ली की ओर। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे, आखिरी मुगल राजा बहादुर शाह द्वितीय, इनको इन्होंने उस समय हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया कि भाई आप ही लीड करो, क्योंकि आप लीड करोगे तो आप मतलब कई सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के राजा हो, भले ही नाम के ही हो लेकिन हो तो आप। तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, उनको हिंदुस्तान का राजा बना दिया गया 1857 के विद्रोह के दौरान। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है अगर बिहार का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं आप तो बिहार से कौन कर रहा था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। तो ये कर रहे थे कुंवर सिंह, जिनको बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता है। उस समय इनकी एज थी 80 साल और ये एक ज़मींदार थे, और इनके जो मतलब वंश था, उस वंश का नाम था उज्जैनिया क्लैन। उज्जैनिया
क्लैन मतलब वंश होता है, उज्जैनिया वंश था इनके वंश का नाम। और एक महाराजा, एक मतलब एक जमींदार फैमिली से थे। और इनका जो बिहार में जगह था वो था आरा। आरा से ये बिलोंग करते थे, आरा जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर, ये मतलब बिहार के एग्जाम का ये फेवरेट प्रश्न है बाबू कुंवर सिंह के बारे में, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है बेगम हजरत महल, ये कर रही थी लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। नाना साहेब जो थे ये कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व, ये सब भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे ग्वालियर से कर रहे थे, ग्वालियर से, क्योंकि एग्जाम्स में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। बहुत ही मेहनत लगता है सारे प्रश्न इस तरीके से लाने में। और लाइक तो ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो के बारे में। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह में पश्चिमी बिहार का सबसे उत्कृष्ट सैन्य नेता कौन था? तो एक ही नेता थे कुंवर सिंह, जो कि काफ़ी फेमस हुए थे बिहार से 1857 के विद्रोह में। तो यहाँ पे उन्हीं का बात किया जा रहा है, कुंवर सिंह के बारे में ही बात किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें अमर सिंह और रीत नारायण सिंह, ये भी कुंवर सिंह के भाई ही थे, लेकिन कुंवर सिंह जैसे कोई नहीं थे। बहुत ही हिम्मत से 80 साल की उम्र में ये लड़े थे। और तात्या टोपे, इनके बारे में तो बता ही चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि तात्या टोपे ग्वालियर से लीड कर रहे थे 1857 के विद्रोह को। यहाँ पे बिहार से पूछा जा रहा है तो वो कुंवर सिंह थे। 17वां प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहे थे? तो लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल। उसके अलावा देखिए तात्या टोपे ग्वालियर से, आप लोग जरूर एक एक याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से कर रही थी नेतृत्व। नाना साहेब ये कानपुर से कर रहे थे नेतृत्व 1857 के विद्रोह का। और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से कर रही थी, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? 18वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, तो वो होगा लियाकत अली। ये कर रहे थे, इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखिए खान बहादुर खान, तो ये कर रहे थे बरेली में लीड कर रहे थे 1857 के विद्रोह को। मौलवी अहमदुल्लाह ये कर रहे थे फैज़ाबाद से। और रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते हैं झांसी से। तो यहाँ पे पूछा गया था इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली लीड कर रहे थे। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हुए थे? तो नाना साहेब तो जुड़े हुए थे, कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। खान बहादुर खान ये बरेली से थे। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जो थे ये उस समय एक्चुअली जिंदा ही नहीं थे, इसके पहले ये मर चुके थे। इनका जन्म हुआ था 1780 में और तब से लेकर ये 1839 में इनकी डेथ हो गई थी। तो महाराजा रंजीत सिंह एक बहुत बड़े नाम है, क्योंकि ये जो पंजाब में जो सिख अंपायर था उसके ये फाउंडर थे, संस्थापक थे। तो ये बहुत बड़े राजा थे अपने समय में, लेकिन उस समय ये जिंदा ही नहीं थे। तो ये 1857 की क्रांति में कहाँ से जुड़े रहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 19वां का डी। 20वां प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कठोर दुश्मन कौन था? अब कई जगह लड़ाई चल रही थी, कई लोग इस लड़ाई में अलग अलग जगह से हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अंग्रेजों का सबसे कठोर दुश्मन किनको माना गया? तो वो थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का? तो ये कर रहे थे फैजाबाद से नेतृत्व। और ये अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दिए थे, इसीलिए इनको अंग्रेजों का सबसे कठोर दुश्मन माना गया। 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित था? तो वो कौन सा था? ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। चित्तौड़, झांसी, पंजाब या अवध? तो वो क्षेत्र था अवध, जो कि 1857 की क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित था ये क्षेत्र। 21वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अवध। 22वां। निम्न में से कौन सा जगह 1857 के विद्रोह से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था? तो झांसी में तो हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर बिहार ये तो था ही। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल थी, ये भी प्रभावित था। लेकिन चित्तौड़ एक ऐसा जगह था जो कि 1857 के विद्रोह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। तो 22वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़ जो बिल्कुल प्रभावित नहीं था। और अवध देखे थे पिछले प्रश्न में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था, ये दोनों याद रखिएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो ब्रिटिशों द्वारा पकड़े गए और ना मारे गए? तो वो कौन थे इनमें से? तात्या टोपे ये तो पकड़े गए थे, इनको फांसी दे दी गई थी, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाना साहेब, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाना साहेब जो कि कानपुर से लीड कर रहे थे 1857 के नेतृत्व को, ये ना तो ब्रिटिशरों द्वारा पकड़े गए और ना तो ये मारे गए। एक्चुअली हुआ क्या कि ये युद्ध हार गए, लेकिन सरेंडर करने से मना कर दिए। तो ये क्या किए, 1859 ईस्वी में ये क्या किए कि छुपते छुपाते ये नेपाल पहुंच गए।
और उसके बाद से आज तक इनको कभी किसी ने ना देखा, ना जानते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई। तो इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो ना तो ब्रिटिशों द्वारा पकड़े गए और ना तो मारे गए, वो थे नाना साहेब। मंगल पांडे तो जान ही रहे हैं, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी, क्योंकि ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में इन्होंने यूज़ करने से मना कर दिया और 2 ब्रिटिशरों को मार दिया, तो इसीलिए इनको फांसी दे दी गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये भी युद्ध के मैदान में ही मारी गई, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, नाना साहेब। 24वां देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे अपने दोस्त से धोखा मिला और अंग्रेजों द्वारा उन्हें पकड़कर मार दिया गया? तो वो थे तात्या टोपे। इनको इनके एक जमींदार फ्रेंड ने धोखा दिया और इनको ब्रिटिशरों ने तब पकड़ा जब ये सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, उस समय इनको पकड़ा गया और इनको ब्रिटिशरों द्वारा मार दिया गया। तो 24वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इनको कब फांसी दी गई थी? तो इनको दी गई थी फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में, और 18 अप्रैल डेट था, इस दिन इनको फांसी दे दी गई थी। 25वां प्रश्न देखते हैं, 1857 के भारतीय विद्रोह के एक उल्लेखनीय नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? अभी पिछले प्रश्न में ही हम लोग तात्या टोपे जी का ही बात किए थे कि इनको इनके दोस्त से धोखा मिला था, अंग्रेज लोग मतलब इनके दोस्त को ही मिला लिए थे अपने साथ। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं नरेंद्र नाथ दत्त, ये किनका वास्तविक नाम था? ये था स्वामी विवेकानंद जी का ये वास्तविक नाम था, विवेकानंद जी का। मूल शंकर तिवारी, ये स्वामी दयानंद जी का वास्तविक नाम था। इसके अलावा महेश दास, ये बीरबल का वास्तविक नाम था। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बीरबल। 26वां प्रश्न, तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी जो समाधि है वो स्थित है शिवपुरी, जो कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, वहाँ इनकी समाधि स्थित है। 27वां प्रश्न, 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने वाला मुगल राजा कौन था? तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले, वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। उस समय इनकी एज थी 82 साल, 82। उस समय ये हिंदुस्तान के राजा इनको बनाया गया, क्योंकि इसके पहले मुगलों का ही शासन चल रहा था हमारे देश पे, तो फिर इनको इसलिए बनाया गया, एक नाम मात्र नेता बनाया गया, ताकि इनके मतलब हिंदुस्तान के राजा बनते ही बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे। तो इनका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। हालांकि बाद में पकड़े गए जब आंदोलन विफल हो गया, लेकिन इनको मारा नहीं गया एज देखते हुए, और इनको डिपोर्ट कर दिया गया बर्मा, जिसका आज का नाम म्यांमार है, और 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई बर्मा में ही, मतलब म्यांमार में ही। 28वां प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब 1857 का जब यहाँ पे विद्रोह छिड़ गया था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विस्कॉन्ट पामस्टन, ये थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन नेविल चैम्बरलेन, ये कब थे प्रधानमंत्री? जब वर्ल्ड वॉर 2 का आरंभ हुआ था। उसके बाद विंस्टन चर्चिल हो गए, जब वर्ल्ड वॉर 2 एकदम अपने मेन फेज में था, तो उस समय थे कौन प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल। और क्लीमेंट एटली, ये तो तब थे जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। 29वां प्रश्न देखते हैं, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और बाद में फिर यही पहले वाइस रॉय भी बने थे, लॉर्ड कैनिंग। 30वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल और वाइस रॉय कौन थे? वही हुआ 1857 की क्रांति के बाद पहले जो वाइस रॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और फिर अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय बन गए। तो तीसरा का भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 31वां देखते हैं, इस घटना में हम लोग मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं लड़वा सके, एचिसन का यह कथन निम्न में से किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो एचिसन बेसिकली एक व्यक्ति का नाम है, चार्ल्स अपहर्स्टन एचिसन, ये इनका पूरा नाम था। तो ये जो कथन है इनका, ये किस घटना से जुड़ा हुआ है, मतलब किस घटना के बारे में ये कह रहे हैं कि ये जब हुआ उस समय हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़वा सके। तो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 की क्रांति में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़वा सके। तो आप लड़वाते कैसे? आप तो जो कारतूस लाए उसमें दोनों ही था, मतलब
मुसलमानों को नफरत है सूअर से, मतलब हराम है, और हिंदुओं को भाई गाय हराम है, तो आप दोनों ही उसमें लगा दिए तो भाई दोनों तो एक साथ हो ही जाएंगे, तो आप लड़वा नहीं पाए। तो उसी के बारे में एचिसन का ये कथन है, जो कि काफ़ी बाद में मतलब वायरल हुआ, काफ़ी ये सुनने को मिला कि हम लोग नहीं लड़वा पाए। 32वां प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह विफल हो गया क्योंकि उसका वजह क्या था? न तो कोई उचित नेता था और ना ही कोई उनका उचित लक्ष्य था। ये तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय राजकुमारों ने मदद नहीं की, बिल्कुल ये तो गलत बात है, क्योंकि कुछ राजकुमारों ने तो मदद की भी थी, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। रूसियों ने अंग्रेजों की मदद की थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मुसलमान इस विद्रोह से अलग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वो साथ साथ लड़े थे हिंदुओं के। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए सही है कि ना तो कोई उचित नेता था, मतलब जो नेता थे भी जिनको हिंदुस्तान का राजकुमार बनाया गया उनकी एज ही इतनी ज़्यादा थी, और ना तो कोई इनका ऐसा कोई मतलब लक्ष्य भी नहीं था कि भाई उसके बाद क्या, मतलब अगर ब्रिटिशरों से आज़ादी ले भी लोगे तो उसके बाद करना क्या है। ना तो कोई प्लानिंग था, ना कुछ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ना तो कोई उचित नेता था, ना कोई उचित लक्ष्य था, और ना बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, ये भी एक कारण था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के साक्षी कवि कौन थे? मतलब उस समय कौन एक पोएट थे, बहुत फेमस पोएट थे, उस समय वो जिंदा थे, इस 1857 के विद्रोह के वो गवाह बने थे। तो वो कौन थे? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। तो 33 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति की नायिका माने जाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थान कौन सा है? लड़ी तो थी ये झांसी से, लेकिन इनका जन्म स्थान क्या था? तो इनका जन्म स्थान है बनारस, जिसको आज कहा जाता है वाराणसी। तो 34वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35वां। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक कारण शक्तियों का बंटवारा था, जो किनके बीच हुआ? मतलब 1857 का विद्रोह जब खत्म हुआ तो उसके बाद क्या है ना कि शक्तियों का बंटवारा हुआ, तो वो किनके बीच हुआ? ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी चला गया? नहीं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल के पास चला गया? बिल्कुल भी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश क्राउन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चला गया? ये भी बिल्कुल गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक भारत पे राज कर रही थी, यहाँ से चला गया ब्रिटिश क्राउन, ऑफिशियल हो गया कि भाई अब ब्रिटेन से ही इंडिया को संभाला जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि यही इस आंदोलन के बाद ये परिवर्तन आ गया। 36वां प्रश्न। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अंदर लेने की घोषणा की थी, तो ये कब घोषणा हुआ था? तो 36वां का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश राज जो है वो भारत को चलाएगी। तो 36वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये घोषणा हुआ था 1 नवंबर 1858 को। 37वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसलिए क्योंकि सेना में कई जगह बगावत हुआ था, लोगों ने इनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया, फिर उनके आह्वान पे और भी कई जगह सेनाओं का विद्रोह हुआ। तो अब ब्रिटिश लोग सोचे कि कौन कौन विरोध किए थे, अब उनको सेना से निकालो और उनके जगह दूसरे लोगों को सेना में रखो जो कि ब्रिटिश लोगों का साथ दिए थे। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। तो उस आयोग का नाम क्या था आपको ये बताना है। तो उस आयोग का नाम था पील कमीशन। पील बेसिकली नाम था एक ऑफिसर का, ब्रिटिश ऑफिसर का, जोनाथन पील ये नाम था। इन्होंने ही लीड किया था इस आयोग का, इसीलिए इस आयोग को कहा जाता है पील आयोग, मतलब पील कमीशन। 38वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने किन लोगों को सेना में भर्ती किया? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया उन लोगों को ही इन्होंने सेना में आगे तरजीह दिया, मतलब वैल्यू दिया अंग्रेजों ने। तो किन लोगों को सेना में भर्ती किया? तो 38वां का जो सही है वो है ऑप्शन सी। इन्होंने पंजाबियों को, गोरखा लोगों को और पठान कम्युनिटी को इन्होंने अपनी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दिया 1857 के विद्रोह के पश्चात। तो 38वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 39वां। 1857 के विद्रोह के समय सेना में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या था? 1857 के विद्रोह के पहले का ये बात किया जा रहा है। तो पहले जो अनुपात था वो था 6:1 का रेशियो था, मतलब 6 इंडियन सैनिक होते थे, उन पे सिर्फ एक जो थे वो यूरोपीय सैनिक होते थे। इसी के कारण तो इतना बवाल हुआ कि भाई यूरोपीय सैनिक कम हो गए संख्या में,
तो ये लोग सीधा भाई उन पे हमला कर दिए। तो अब हुआ कि इसके बाद बदलाव किया गया, और बदलाव करके कितना कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 2:1। जो पील कमीशन इन लोगों ने बैठाया था उनका रिकमेंडेशन था, सुझाव था कि भाई इसको 6 से हटाकर 2 पे कर दो, 2:1 कर दो, मतलब 2 इंडियन सैनिक और उस पर 1 यूरोपीय सैनिक होने ही चाहिए। 40वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न भी है ये, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो होता है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास है। मतलब यही सच्चाई जो है वो भारत की जो सरकार है वो मानती है कि यही हुआ था 1857 में। तो मतलब जो एक ऑफिशियल है वो कौन सी किताब है उसके ऊपर जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, तो उस किताब का नाम है 1857। ये किताब का नाम है जो भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल जारी की गई थी उस विद्रोह के बारे में। तो ये वो 40 प्रश्न थे। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार देख लीजिएगा तो मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो 1857 के विद्रोह के ऊपर जो भी प्रश्न होंगे आप लोग उसे बहुत ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो यही था वीडियो। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।